ये बात बिल्कुल सच है कि जब इंसान के किस्मत और हालात दोनों ही साथ ना दे तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब इंसान के पास पावर हो उसे बड़े संयम से कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि वक्त को बदलने में जरा सी भी वक्त नहीं लगता है। और जब इंसान के ऊपर समय का प्रहार होता है वो कहीं का नहीं रह जाता है और ना ही उसे कोई बचाने वाला होता है। ये सारी बातें आज मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की कहानी में एक लड़का एक व्यक्ति के ऊपर अपने आप को नाजायज औलाद होने का मुकदमा दर्ज करा देता है। पर जिस इंसान के ऊपर मुकदमा दर्ज कराता है वो इंसान भी कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र के दबंग नेता के साथ साथ दो प्रदेशों का मुख्यमंत्री भी रह चुका है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये अपने आप में ही काफ़ी दिलचस्प है, जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये कहानी है कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता एनडी तिवारी उर्फ नारायण दत्त तिवारी की। नारायण दत्त तिवारी जो कभी उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। नारायण दत्त तिवारी की पत्नी का नाम है सुशीला। हालांकि साल 1991 में सुशीला की मौत हो जाती है, लेकिन सुशीला की जब मौत होती है उस वक्त एनडी तिवारी की अपनी कोई औलाद भी नहीं होती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी से। जब एनडी तिवारी की पत्नी होती है उसी वक्त एनडी तिवारी की मुलाकात एक महिला से होती है जिसका नाम है प्रज्वाला शुक्ला। प्रज्वाला शुक्ला जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के संस्कृत की टीचर है, देखने में खूबसूरत ही नहीं है बल्कि ऑलरेडी शादीशुदा भी है। प्रज्वाला के पति का नाम है एसके शुक्ला। लेकिन प्रज्वाला का बेटा सिद्धार्थ जब 2 साल का होता है तभी प्रज्वाला अपने पति को छोड़ देती है और फिर अपने पिता के पास आकर रहने लगती है। प्रज्वाला के पिता का नाम है पीके शुक्ला, जो कांग्रेस पार्टी में ही पंजाब प्रदेश के मंत्री हैं। इधर एनडी तिवारी की अपनी पत्नी के रहते हुए साल 1968 में जब पहली बार प्रज्वाला से मुलाकात होती है, दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और फिर उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लगभग 10 सालों का समय गुजरता है और आखिरकार 1971 में एनडी तिवारी और प्रज्वाला के बीच में पहली बार संबंध बनता है। पर जैसे ही दोनों के बीच में संबंध बनता है, प्रज्वाला प्रेग्नेंट हो जाती है। इधर प्रज्वाला जब प्रेग्नेंट हो जाती है, अब एनडी तिवारी के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। इधर एनडी तिवारी को जब मालूम चलता है कि प्रज्वाला उसके बच्चे की मां बनने वाली है, ये जानकर एनडी तिवारी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल एनडी तिवारी जो प्रज्वाला से कभी शादी करना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए अब एनडी तिवारी प्रज्वाला से दूरी बनाने लगते हैं। इधर प्रज्वाला भी हालात को देखते हुए एनडी तिवारी के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं डालती है, क्योंकि उस वक्त एनडी तिवारी के अपने राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी दबदबा होता है। हालात को देखते हुए प्रज्वाला शांत हो जाती है। प्रज्वाला जब शांत हो जाती है तो एनडी तिवारी को भी लगता है कि चलो मुसीबत टल गई, लेकिन शायद एनडी तिवारी की ये गलतफहमी थी। हालात को देखते हुए प्रज्वाला शांत हो जाती है और समय आने पर एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम रोहित शेखर रखती है। उसके बाद से प्रज्वाला अपने दोनों बेटे रोहित और सिद्धार्थ को लेकर उत्तराखंड में चली जाती है और वहीं पे अपने दोनों बच्चों की परवरिश करती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। प्रज्वाला के दोनों बच्चे उत्तराखंड से ही रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। लगभग 30 साल का समय जब गुजरता है, इधर रोहित जब 30 साल के उम्र पे पड़ाव रखता है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वकालत की डिग्री हासिल कर लेता है। पर जैसे ही 30 साल के उम्र के पड़ाव पे आ जाता है, अब प्रज्वाला रोहित से सारी सच्चाई बताती है। प्रज्वाला रोहित से कहती है कि दरअसल तुम मेरे पहले पति के बेटे नहीं हो, बल्कि तुम्हारा असली बाप कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता एनडी तिवारी है। प्रज्वाला जब अपनी और एनडी तिवारी की पूरी कहानी रोहित से बताती है, ये सुनकर के रोहित भी एकदम से भौंचक्का हो जाता है। लेकिन रोहित अपनी मां की तरह शांत नहीं बैठता है, बल्कि साल 2007 में एनडी तिवारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को उसका बेटा होने का मुकदमा दर्ज करा देता है। जैसे ही मुकदमा दर्ज करा देता है, इस बात की जानकारी जब एनडी तिवारी को मालूम चलता है, एनडी तिवारी भी पीछे नहीं हटता है, बल्कि रोहित के ऊपर दबाव डालने लगता है कि कैसे भी करके वो केस वापस ले ले। लेकिन रोहित भी एनडी तिवारी का डट करके मुकाबला करता है। हालांकि इस बीच एनडी तिवारी रोहित के ऊपर कई बार हमला भी करवाता है। रोहित जख्मी भी होता है, पर बावजूद इसके अपने कदम को पीछे नहीं हटाता है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चलना शुरू होता है, तारीख पे तारीख पड़ती है और आखिरकार 7 सालों बाद साल 2014 में इस केस का फाइनली सुनवाई होता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से आदेश होता है कि एनडी तिवारी और रोहित की डीएनए जांच कराई जाए।
जब डीएनए जांच कराई जाती है तो इसे साफ खुलासा हो जाता है कि रोहित एनडी तिवारी का ही औलाद है। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए कहती है कि एनडी तिवारी को रोहित को अपने बेटे होने का दर्जा देना पड़ेगा। चूंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, इसलिए एनडी तिवारी भी मजबूर होकर रोहित को अपने बेटे होने का दर्जा ही नहीं देता है, बल्कि साल 2014 में 14 मई 2014 को रोहित की मां प्रज्वाला से दूसरी शादी भी करता है। और शादी करने के बाद प्रज्वाला और उसके दूसरे बेटे सिद्धार्थ और रोहित सबको लेकर के दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में ही रहने लगता है। लेकिन इस वक्त भी एनडी तिवारी राजनीतिक चाल ही चलता है। जब रोहित को अपने बेटे का दर्जा दे देता है, अब उसे राजनीतिक क्षेत्र में उतारने की कोशिश करता है। दरअसल साल 2014 में उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी थी और इन दोनों प्रदेशों में अगर कांग्रेस को कोई वापस ला सकता था तो वो थे एनडी तिवारी। इसीलिए अब एनडी तिवारी रोहित को भी कांग्रेस पार्टी से टिकट दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हालात को देखते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी एनडी तिवारी और उसके बेटे को कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं देते हैं। इसलिए अब एनडी तिवारी भारतीय जनता पार्टी के जाकर दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन बीजेपी के लिए भी उसका रास्ता बंद हो जाता है, जिससे अब एनडी तिवारी को लगता है कि शायद अब उसका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। इसीलिए अब एनडी तिवारी अपने परिवार के साथ शांत तरीके से जीवन व्यतीत करने लगता है। इधर रोहित को भी जब राजनीतिक क्षेत्र में टिकट नहीं मिल पाता है, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में ही वकालत करने लगता है। और इसी दरमियान रोहित की भी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है अपूर्वा शुक्ला। अपूर्वा शुक्ला जो वैसे तो रहने वाली इंदौर की है, पेशे से वकील है, लेकिन दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में रहकर अपनी प्रैक्टिस करती है। इसी दौरान जब अपूर्वा और रोहित की जब मुलाकात होती है, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है और फिर शादी करने का फैसला कर लेते हैं। अपूर्वा के पिता का नाम है पीके शुक्ला, जो इंदौर शहर के नामी वकील हैं। अपूर्वा की मां का नाम है अंजुला। अपूर्वा और रोहित के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है 11 मार्च 2018 को दिल्ली में ही दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन अपूर्वा शादी कर जब अपने ससुराल में आती है, उसके कुछ ही दिन के बाद एनडी तिवारी की मौत हो जाती है। बात कर रहा हूं मैं 13 अप्रैल 2018 की। उत्तराखंड में इलेक्शन चल रहा था। रोहित अपने नौकर गोलू और ड्राइवर अभिषेक के साथ उत्तराखंड में वोटिंग करने के लिए जाता है। 14 अप्रैल को उत्तराखंड में रह जाता है और 15 अप्रैल को शाम के वक्त दिल्ली वापस अपने घर पर पहुंचता है। रात्रि के वक्त पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है, लेकिन खाने के दौरान ही रोहित और उसकी पत्नी के बीच छोटी सी बात को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। उसके बाद से रोहित गुस्से में फ्लैट के ऊपरी मंजिल में सोने के लिए चला जाता है और अपूर्वा नीचे के कमरे में सो जाती है। अगले दिन 16 अप्रैल 2018 को सुबह सुबह घर का हर सदस्य तो जग जाता है, लेकिन रोहित अपने कमरे में ही सो रहा था। उसे कोई जगाने के लिए भी नहीं जाता है, क्योंकि सबको लगता है कि रोहित काफ़ी थक चुका था और सुबह देर से उठता भी है। लेकिन दोपहर तक भी रोहित जब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता है, शाम के वक्त उसका नौकर गोलू रोहित को जगाने के लिए उसके कमरे में जाता है तो देखता है कि रोहित अपने ही बेड पे बेसुध पड़ा हुआ है और उसके नाक से खून भी बह रहा था। जैसे ही गोलू इस तरह की नज़ारा देखता है, वहाँ से भागते दौड़ते आता है और इस बात की जानकारी रोहित की पत्नी अपूर्वा को देता है। अपूर्वा को जैसे ही मालूम चलता है, अपने पति को तुरंत ही लेकर के मैक्स हॉस्पिटल में जाती है। लेकिन डॉक्टर जब रोहित को चेक करते हैं, उसे मृत घोषित कर देते हैं। पर साथ ही साथ डॉक्टर इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देते हैं, क्योंकि डॉक्टर को लगता है कि रोहित की नॉर्मल मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। इस बात की जानकारी जब पुलिस को मालूम चलता है, पुलिस अपने टीम के साथ मैक्स हॉस्पिटल में पहुंचती है और रोहित की डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। दरअसल पुलिस रोहित की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराना चाहती है, लेकिन रोहित के परिवार वाले इसके लिए तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि रोहित के परिवार वालों का कहना होता है कि रोहित की नॉर्मल मौत हुई है। पुलिस पूरे परिवार को समझाते हुए कहती है कि जो कुछ भी हुआ होगा एक बार पोस्टमार्टम हो जाने दीजिए, जब साफ खुलासा हो जाएगा हम खुद ही केस को बंद कर देंगे। रोहित के परिवार वालों का लाख दबाव देने के बावजूद भी पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज देती है। आखिरकार 5 दिनों बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ साफ खुलासा हो जाता है कि रोहित की मौत गला दबाने की वजह से हुई है और रोहित की मौत रात्रि के लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास हुई थी। जैसे इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसके बाद से पुलिस एकदम से चौकन्ना हो जाती है। सबसे पहले रोहित के घर पे जाती है और उसके घर के उस कमरे को सील कर देती है। जिस घर में पुलिस जब तलाशी लेती है तो कई प्रकार के मेडिसिन भी मिलता है। पुलिस जब इस बारे में रोहित के परिवार वालों से पूछताछ करती है तो रोहित की पत्नी अपूर्वा कहती है कि दरअसल मेरे पति एक बीमारी से ग्रस्त है, उसी का इलाज चल रहा था।
लेकिन पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि रोहित की हत्या बाहर वालों ने नहीं बल्कि घर के ही किसी सदस्य ने किया है। पुलिस अब इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है। रिकॉर्डिंग को जब चेक करती है तो आखिरकार मालूम चलता है कि 15 अप्रैल 2018 की रात्रि के वक्त रोहित जब अपने कमरे में सोने के लिए गया था, करीब 1 बजे के आसपास उसके कमरे में उसकी पत्नी अपूर्वा गई थी और करीब 1 घंटे बाद 2 बजे के आसपास वापस वहां से बाहर निकली थी। पुलिस को जैसे इस तरह का सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिल जाता है, इसी के आधार पर पुलिस अपूर्वा को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर अपूर्वा से रोहित की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पहले तो अपूर्वा इधर उधर की बात करती है, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार अपूर्वा अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन अपूर्वा जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है, असली जब लोगों को मालूम चलता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब अपूर्वा और रोहित की शादी होती है। अपूर्वा रोहित से सिर्फ इसलिए शादी करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि अपूर्वा को लगता है कि रोहित को जब एनडी तिवारी ने अपने बेटे का दर्जा दे दिया है, तो एनडी तिवारी के पास जो करोड़ों अरबों की संपत्ति थी, वो सारी संपत्ति रोहित की हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। बल्कि एनडी तिवारी ने अपनी सारी संपत्ति अपनी पत्नी प्रज्वाला के नाम पे कर दिया था। इधर शादी के बाद जैसे ही अपूर्वा को मालूम चलता है कि उसके पति के हाथ फूटी कौड़ी भी नहीं है, अपूर्वा इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है। दरअसल इधर रोहित भी कम नहीं होता है, क्योंकि रोहित को जब इतनी सारी दौलत मिल जाती है, रोहित भी एकदम से बौला जाता है। अक्सर दारू शराब पीने लगता है और हर छोटी मोटी बातों को लेकर अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई भी करने लगता है। पर बावजूद इसके अपूर्वा इस बात को तो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अपूर्वा को जब मालूम चलता है कि रोहित का उसके अपने ही भाभी के साथ में अवैध संबंध चल रहा है, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। बात तब बिगड़ जाती है जब 13 अप्रैल को रोहित उत्तराखंड में वोटिंग करने के लिए जाता है। उधर से जब रिटर्न होता है, अपूर्वा अपने पति के नंबर पे वीडियो कॉल करती है। उस वक्त रोहित अपने भाभी के साथ एक होटल में बैठ करके शराब पी रहा था और दोनों काफ़ी नज़दीक बैठे हुए थे। जैसे ही दोनों को नज़दीक देखती है, अपूर्वा के तन बदन में एकदम से आग लग जाती है। 15 अप्रैल के शाम के वक्त जब रोहित अपने घर पे पहुंचता है, पूरा परिवार एक साथ ही बैठकर खाना खाता है। लेकिन इसी बात को लेकर के रोहित और उसकी पत्नी अपूर्वा के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, जिस वजह से रोहित गुस्से में आकर ऊपर के फ्लैट में सोने के लिए चला जाता है और अपूर्वा नीचे के कमरे में आकर सो जाती है। रोहित तो गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन अपूर्वा की आंखों में नींद ही नहीं आती है। करीब 1 बजे के आसपास उठ करके रोहित के कमरे में जाती है तो देखती है कि रोहित गहरी नींद में सो रहा था। सोते वक्त ही अपूर्वा रोहित की गला दबाकर हत्या कर देती है। उसके बाद से अपूर्वा 1 घंटे बाद वापस अपने कमरे में आती है और अपने व्हाट्सएप के जरिए कुछ दोस्तों से चैट भी करती है। उसके बाद से सारी चैटिंग डिलीट करने के बाद खुद भी गहरी नींद में सो जाती है। वाकई में अपूर्वा जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस अपूर्वा को तो अपने कस्टडी में ले लेती है। लेकिन इस बात की जानकारी जब लोगों को मालूम होता है तो लोगों के पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि वाकई में रोहित एनडी तिवारी का ही बेटा था, क्योंकि जैसा एनडी तिवारी अय्याज था वैसा ही उसका बेटा रोहित भी था। फिलहाल पुलिस अपूर्वा को अपने कस्टडी में लेकर उसे अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है डॉक्टर ए के अग्निहोत्री। डॉक्टर ए के अग्निहोत्री जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मेरे दूसरे व्यूवर हैं देवेंद्र जो अररिया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूवर है मोहम्मद जमील जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूवर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।